नमस्कार। मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 ध्वनि यानी कि साउंड। ये ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओरिजिनल एनसीईआरटी किताब में क्या कुछ दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आजकल लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ कह रहा, तो देखो इसमें कह रहा है कि सर ये बताओ, आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, कह रहा है कि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संबंध उत्पन्न करता है। अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे बोलते हैं, ये बताइए। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता। मतलब साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को सुन पाते हैं। सुनने का जो सेंसिटिविटी है हमारे कानों को, वो हमको मिलता है। बोला ऊर्जा के अनुरूप भी हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, प्रकाश से ऊर्जा लाइट एनर्जी आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा में हमने पढ़ा था कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। और ये दोनों क्या है? यांत्रिक ऊर्जा के भाग हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी ज्ञात है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, नहीं नष्ट होती है, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। बोले इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, ध्वनि उत्पन्न हो भी रही है। बोला कि जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो नहीं भाई। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा लगेगा, चाहे वो जिस माध्यम से ऊर्जा उसमें लगे। कह रहा है जब आप ताली बजाते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? मस्कुलर एनर्जी से हमने किया। कह रहा है इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम या किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहा। कह रहा ध्वनि का उत्पादन क्रियाकलाप। कह रहा एक सौरित्र द्विभुज लीजिए और इसके किसी भुजा को एक रबर के पैड पर मारकर इसे कंपित कीजिए, जिसको टर्निंग फॉर्क बोला जाता है। जिस पे अगर वाइब्रेशन देंगे तो वो कंपन करने लगता है। अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपन मान सौरित्र द्विभुज के एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को मित्रों के साथ साझा कीजिए। तो जैसे ही आप इस पे क्या करते होंगे, स्पर्श करते होंगे, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है? मुख्य रूप से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वाइब्रेशन के कारण, जैसे मैं भी आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स के पास यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, वही ये समझाना चाह रहा है इसके माध्यम से। कह रहा कंपमान सौरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए। ठीक है, ये कंपमान सौरित्र द्विभुज है, ये टेबल टेनिस की गेंद है। तो ये क्या है? ये बेचारा ऐसे अकेला लटका हुआ था, ये वाइब्रेशन किया तो इसके वाइब्रेशन से इसमें वाइब्रेशन हुआ, तो इसमें क्या हो गया? गति होने लगी और कंपन होने लगा। इसमें उसके उस लोलक कह लीजिए या फिर टेनिस के गेंद में। कह रहा अब दूसरा, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि भाई कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसको समझने के लिए दूसरा क्रियाकलाप ले रहा 12.2। इसमें कह रहा एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी में भरिए, ऊपर तक पानी को भर दीजिए। कंपमान सप्तभुज की एक भुजा को चित्र में दर्शाए गए पानी की सहायता से क्या करिए? उसी को स्पर्श कराइए। स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा? पानी भैया छिलकने लगेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा। कंपमान सप्तभुज को कंपन करा रहे हैं। पानी क्या है? ये ग्लास में जो पानी है वो भी वाइब्रेट होता है। कह रहा कंपमान सप्तभुज की एक भुजा पानी की सतह का स्पर्श करता है तो वाइब्रेशन उसमें भी होने लगता है। ठीक है, मतलब क्या है? ये कहना क्या चाह रहा है इन सारे उदाहरण के माध्यम से? तो इन सारे उदाहरण के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा कि कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता।
जो वाइब्रेशंस होगा माध्यम में, उससे साउंड ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, कह रहा उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु, निष्कर्ष क्या निकालते हैं, क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, कंपमान वस्तु होनी चाहिए। अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वस्तु क्या करते हैं? कंपमान, वाइब्रेट करते हैं, और इससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। कह रहा है कंपन का अर्थ होता है, कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, वाइब्रेट करना। किसी को अगर कोई धागा है, बंधा हुआ धागा है, ऐसे खींचा हुआ, और उसको एक प्लग कर दोगे, धागा ऊपर नीचे क्या होता है? वाइब्रेट करने लगता। तो क्या होता है? ऊपर नीचे इधर उधर क्या करता है? गति करने लगता। मनुष्य में वाक ध्वनि, क्या बोल रहा है? मनुष्यों में जो वाक ध्वनि है, वो वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं से कंपित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, इस वाक ध्वनि को बोल रहा है कि वाक ध्वनि जो है वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फरफराता है तो आपको कोई ध्वनि सुनाई देता है? बिल्कुल सुनाई देता है। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबर के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। सही बात है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबर के छल्ले के कंपनों को देखिए। आपने किया है, ये सबने किया है, हम सब बच्चे जब थे तो ये सब क्रियाकलाप करते थे। अब क्या कह रहा है क्रियाकलाप 12.3 में, ये देख लो। कह रहा विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया। कह रहा मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों को कौन सा भाग कंपन करता है और किस तरीके से कंपन करता है। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गया, कोई भी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कहीं से साउंड आ रहा तो कंपन हो रहा होगा। तो हम क्या सीखे इसमें? पहले दो चीज हमने सीखा। एक सीखा कि जो ध्वनि है वो ध्वनि एक ऊर्जा है जो हमें कानों को कोई चीज सुनने का एक क्या देता है? सेंसिटिविटी देता है, संवेदना देता है। और दूसरा ये समझा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के माध्यम, जो माध्यम है, जो वस्तु है, उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कह रहे हैं कि जो ध्वनि उत्पन्न हो गया तो उसका संचरण कैसे होता है, मतलब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता। आइए जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित तो होती है माध्यम कहलाता। मतलब जिससे होकर ध्वनि जाएगी उसको क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। या ठोस, द्रव या गैस हो सकता। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। कह रहा जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। कह रहा जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपनी चारों ओर के विद्यमान माध्यम के कणों को क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। बोला ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? सो देखो, अपनी मूल अवस्थाओं में, कह रहा अपनी मूल अवस्थाओं में पुनः लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाते। माध्यम में ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न क्या है? उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचित होता है। ये क्या कह रहा है? सो देखो, ये कह रहा है कि कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ तो माध्यम के कण में क्या हो गया? वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ होगा। तो बिना वाइब्रेशन के ध्वनि उत्पन्न होता नहीं है। तो यहाँ पे माध्यमिक कण वाइब्रेशन हुआ तो ये क्या होगा? यहाँ पर का माध्यमिक कण वाइब्रेट हुआ और यहाँ पर आया, और यहाँ पे के कण को वाइब्रेट किया और ये वापस आ गया। तो अब इसमें वाइब्रेशन आ गया, अब इसके कण का आगे वाले कण को वाइब्रेट किया और ये वापस आ गया। तो ये आगे का मतलब इस तरीके से वाइब्रेशन कंटिन्यू चलते रहता। मतलब ये वाइब्रेट हुआ, आगे आया, और यहाँ पे कण
को इसने वाइब्रेट कर दिया आगे, अब ये वापस पीछे चला गया, फिर ये वाइब्रेट किया यहाँ पर और ये फिर पीछे चला गया, फिर आगे वाइब्रेट किया। मतलब ये कंपन इस तरीके से आगे होते हुए संचरित होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब तक हम सुनते ही नहीं तब तक ये कंटिन्यू प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यही ये कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा है कि इसको विक्षोभ भी कहते हैं। कह रहा तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है। तरंग क्या है, एक विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। तो जो डिस्टरबेंस कह रहा है, कह रहा है ये कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। कह रहा माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, माध्यम के कण वापस ऐसे आया वापस चला गया, फिर यहां पर का कण आगे बढ़ा वापस चला गया, फिर यहां का कण आगे बढ़ा वापस चला गया। तो माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। इसलिए ध्वनि को किस रूप में जानते हैं, तरंग के रूप में जानते हैं। और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो आप जानते हैं एक अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन इसको और आगे जानने से पहले जरा हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है। कह रहा है कि क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है या क्या नहीं, ये इसको देखते हो। कह रहा है एक टिन का डब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लीजिए, एक पहले टिन का डब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर खोखला बेलन बना लीजिए। टिन का क्या लिया हमने, डब्बा लिया, ऊपर से भी काट दिया नीचे से भी काट दिया, खोखला बना दिया। अब कह रहा है एक गुब्बारा लीजिए, इसको इस प्रकार काटे कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। ठीक है, इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। देखो यहाँ पे हमने तान दिया। कह रहा गुब्बारे के चारों ओर एक रबर का छल्ला लपेट दीजिए। तो ये गुब्बारे के चारों ओर लपेट का क्या छल्ला लपेट दिया गया। समतल दर्पण कि उसकी चमकदार समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गेंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर आ जाए। ठीक है, एक झुर्री स्लिट से आने वाले प्रकाश दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या चिल्लाइए या दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में चर्चा कीजिए। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, प्रकाश का धब्बा भी क्या होगा, वो नाचेगा। कह रहा प्रकाश स्रोत से आने वाली एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर रहा है। ठीक है, ये इसने क्या किया, टीन का डब्बा लिया, नीचे ऊपर खोखला छेद कर दिया और इस पे ये क्या किया, एक तानित गुब्बारा लिया, उसको रबर से बैंड बांध के और यहाँ पे एक दर्पण डाल दिया। ठीक है, अब इधर से ये बोलना शुरू किया तो ये प्रकाश जो होगा ना, ये अगर सनलाइट इस पे आएगा तो ये परावर्तित होगा और यहाँ पे भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और प्रकाश कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। मतलब ये इसको उस प्रकाश में भी विक्षेप पैदा कर देता है। ये क्या कह रहा है, सो देखो अब हम वापस आते हैं ध्वनि के बारे में। कह रहा है कि माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के ठीक समय ऐसा ही होता। कह रहा है इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगों कहलाती है। ध्वनि तरंग कैसा है, एक यांत्रिक तरंग। कह रहा ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। हम लोग जो ही बोलते हैं ये वायु में ही तो बोल रहे हैं, हवा ही में तो बोल रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार एक पर उच्च दाब का क्षेत्र बनाता है और एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संपीड़न बोला जाता। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब बनाता और इसे विलयन कहता। कह रहा जब कंपमान वस्तु
आगे की ओर जाता है यहाँ पे उच्च दाब बनता है, फिर जब वो पीछे की ओर आता है तो निम्न दाब बनता है। यही उच्च दाब निम्न दाब उच्च दाब निम्न दाब कंटिन्यू बनते रहता है। उच्च दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा कण है, उच्च दाब है, ये क्या है, निम्न दाब है, फिर उच्च दाब है, फिर क्या है, निम्न दाब। ये जो उच्च दाब है उसको संपीड़न यानी कि कॉम्प्रेशन बोलते हैं। उच्च दाब को संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन बोलते हैं। ये निम्न दाब है, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। फिर ये कॉम्प्रेशन हुआ और ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन। मतलब संपीड़न विलयन बनते रहता है कंटिन्यू। किसमें, ध्वनि तरंग में। क्या कह रहा देखो, अर्थात आगे और पीछे तेजी से करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होते हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, विरलन क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है। कह रहा है कि दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता। क्या बोल रहा है, सो देखिएगा जरा। इसमें बोल रहा है कि संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और बोलेगा कि विरलन कैसा होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। संपीड़न उच्च दाब का, विरलन निम्न दाब का। कह रहा है कि दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। कह रहा है किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का एक संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है क्या, चलो फिर क्या बोल रहा, आ जाइए। कह रहा है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। भैया ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जबकि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बोला है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती, इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता। निर्वात में नहीं चल सकती मतलब जहां पे वैक्यूम होगा वहां पे बोलोगे लेकिन सुनाई आपको नहीं देगा। क्या प्रयोग है, सो देखो। कह रहा है एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र की भांति एक निर्वात पंख से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, यदि इसमें पहले जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो भैया उस समय नहीं सुन, क्या आप सुन पाएंगे, नहीं। अगर सारे चीज को सारे वायु को निकाल देंगे तो नहीं सुनेंगे। एक सिंपल सा क्या कह रहा है, सो देखो। ये कह रहा है सिंपल सा, यहाँ पे एक तस्वीर के माध्यम से समझा रहा। इसे बोला है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यह दर्शाने के लिए बेलजार लिया गया। ये बेलजार है, ओके। अब इसमें क्या किया गया कि एक विद्युत घंटी लटका दिया गया और इसे विद्युत धारा हमने दिया। तो जैसे विद्युत घंटी को विद्युत धारा देंगे तो साउंड करेगा, बढ़िया। तो जब तक हवा रहेगा साउंड करेगा। अब हवा धीरे धीरे निकालते जाए तो हवा कम होते जाएगा, तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि भी कम होते जाएगा। अगर आप सारे हवा निकाल देंगे ध्वनि भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो निर्वात में ध्वनि कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ध्वनि जो है ना माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता। ध्वनि का जो ध्वनि जो है ध्वनि वो सीधा समानुपाती होता है क्या, माध्यम के घनत्व का। माध्यम के किसके, घनत्व का। मतलब घनत्व ज्यादा होगा तो ध्वनि ज्यादा होगा और घनत्व कम होगा तो ध्वनि कम होगा, ध्वनि नहीं होगा उसमें। ठीक है क्या, चलिए इसमें क्या कह रहा, सो देखो। तो आवश्यकता होती है, फिर हमने ये कई बार बोला है कि ध्वनि तरंग एक कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आइए इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा।
कह रहा है एक सलिंकी लीजिए इस तरीके का। अब सलिंकी को चित्र में दर्शाए के अनुसार खींचिए, अपने मित्र को बोले इसको खींचने के लिए खींचिए। तो क्या हो जाएगा, कहीं पे ज्यादा उच्च क्षेत्र बनता है, कहीं पे कम, कहीं पे उच्च क्षेत्र बन रहा है, कहीं पे मतलब ये यहाँ घना बढ़ रहा है, यहाँ पे दूर दूर, घना दूर दूर, घना दूर दूर, घना दूर दूर, घना दूर दूर, ऐसा बन रहा है। तो ये जो घना है कम है, फिर घना है, फिर कम है, फिर घना है, कम है। तो घने वाले क्षेत्र को बोलते हैं संपीड़न, और कम वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, विरलन बोला जाता है। तो ये है आपको, ठीक है। चलिए, यही चीज आपको बोल रहा है, कह रहा है कि उन क्षेत्रों को जहां सलिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं संपीड़न कॉम्प्रेशन कहलाता है। उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं विरलन कहा जाता है। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि कैसे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब क्षेत्र को बोलते हैं और विरलन निम्न को। कह रहा अब आप किसी सलिंकी में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर अनुदैर्ध्य तरंग में जो होता है माध्यम के कणों का विस्थापन कैसे होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का विस्थापन कैसे होता, तो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता। और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में टू एंड फ्रो मोशन। कैसा, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब ध्वनि ऐसे 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 आगे बढ़ता आया, यहां पर के माध्यम को उनको वाइब्रेट किया, वापस चला गया। अब ये वाला आगे बढ़ा, वाइब्रेट किया, पीछे चला गया। ये वाला आगे वाइब्रेट किया, पीछे चला गया। मतलब इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। या इसमें क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशाएं क्या होती है, समानांतर। वही अनुप्रस्थ में पूछता तो लंबवत होता। अनुदैर्ध्य में कैसा होता है, तो भैया अनुदैर्ध्य में कैसा होता है, समानांतर होता। लेकिन वही अगर आपसे पूछ लेता अनुप्रस्थ में कैसे होता है, तो भैया लंबवत होता। और एग्जाम में पूछा जाता है, ये छोटी छोटी बातें। आ जाइए, कह रहा है कि कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करते, लेकिन अपने ही जगह पर रहकर क्या करता है, वो दोलन करता है, दोलन करता। यहां से हट के दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे मैं यहां से हट को उधर नहीं गया, लेकिन ऐसे ऐसे तो कर ही सकता। मैं यहाँ पे बाजू वाले को धक्का तो ऐसे मार ही सकता, ऐसे धक्का मार ही सकता। तो क्या बोल रहा है कि गति नहीं कर रहा है, लेकिन दोलन करता। कह रहा ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचयित होती हैं, अतएव ध्वनि तरंगे कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग। कह रहा यदि आप सलिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी आपको सलिंकी में तरंग उत्पन्न हो दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ठीक ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। हमने बताया कि लंबवत रहेगा, अनुप्रस्थ रहेगा, समानांतर रहेगा, अनुदैर्ध्य रहेगा। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करता है। यहाँ अनुप्रस्थ है तो लंबवत, यहाँ पे रहेगा अनुदैर्ध्य तो समानांतर। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे कैसे, अनुप्रस्थ तरंग। आपने देखा होंगे ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरी, सुने ना। तो क्या है, एक शांत तालाब जल है, उसमें आप पत्थर फेंकेंगे तो इस तरीके से वेव करते हुए देखा होगा आपने कि बनता। तो ये जो वेव करता है वो कैसा है, लंबवत जा रहा है। ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या हुआ, ऐसे 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 लंबवत। तो ये लंबवत गति करते हैं इसमें माध्यम के कण, किसमें, अनुप्रस्थ में। जबकि अनुदैर्ध्य में क्या होता है, समानांतर, टू एंड फ्रो। कह रहा है कि किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे।
प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या बोल रहा है कि किसी तालाब पर पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर जो तरंगे दिखाई देते वो कैसे तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग ही है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य है। तो कह रहा प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों के या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगें यांत्रिक नहीं होती हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में विशेष जानकारी आगे कक्षाओं में आप लेंगे। ठीक है क्या? क्या है सो देखो। तो हमने यहां समझा कि एक प्रकाश तरंग होता है, एक ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश कैसा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है? लंबवत गति करते हैं। अनुदैर्ध्य में टू एंड फ्रो, आगे पीछे। कह रहा ध्वनि संचरण के अभिलक्षण। कह रहा किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित में अभिलक्षण होते हैं। क्या क्या अभिलक्षण है ध्वनि तरंग के? आइए इसको हम देखते हैं। क्या क्या अभिलक्षण है, आइए इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके अभिलक्षण है कौन कौन? आवृत्ति। ध्वनि में क्या होती है? आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम बोला जाता है। तीसरा क्या हो गया? वेग, वेलोसिटी बोला जाता है। ध्वनि तरंग का ग्राफीय रूप में चित्र दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय में पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे के साथ परिवर्तित होते हैं। कह रहा है कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होता है, ये तस्वीर में डायग्राम में दिखाया गया, तो देख लेंगे। कह रहा है कि संपीड़न वह क्षेत्र है, संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं, मतलब सघन हो जाता। पास पास आ जाते हैं मतलब क्या हुआ? सघन। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दर्शाया गया। कह रहा है शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन क्या है? निम्न दाब के क्षेत्र है जहां कण दूर दूर होते हैं और इन्हें घाटी से प्रदर्शित किया जाता। इन्हें वक्र में दिखाया गया है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। नीचे वाले को गर्द या घाटी बोला जाता। कह रहा दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य को समानतः लेमडा से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक कौन होता है? मीटर। तो तरंगदैर्ध्य का ऐसा मात्रक अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या होगा? मीटर होगा। आइए जरा इधर देख लेते हैं। कह रहा है हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ। हर्ट्ज कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। कह रहा उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की। तो आपसे पूछ लेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो रुडोल्फ ने की, हर्ट्ज ने, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवृत्ति के ऐसा मात्रा का नाम उनके सम्मान में रखा गया। किनके सम्मान में? तो हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया। देखो अब इस चित्र को हम समझाते हैं। आइए इस चित्र को हम आपके सामने समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्या? देखो यहां तक तो आपको क्लियर है ना? मैं हर वो उस लाइन को पढ़ रहा हूँ जो बुक में दिए हुए हैं। उस लाइन को पढ़ के जो इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कोई स्पीकर है, ध्वनि का स्रोत है। यह स्पीकर है, ध्वनि का स्रोत। तो ध्वनि निकलेगा तो ज्यादा कंपन कराएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, फिर आगे कंपन कराएगा, वापस आएगा, कंपन कराएगा, वापस आएगा। जब आगे बढ़ता है तो अधिक क्षेत्र, पीछे आता है तो कम क्षेत्र। आगे देखो, इधर आगे बढ़ रहा तो ज्यादा क्षेत्र बन रहा, कम है तो कम क्षेत्र, पीछे में कम क्षेत्र, आगे में ज्यादा क्षेत्र, पीछे में कम क्षेत्र, आगे में ज्यादा क्षेत्र, पीछे में कम क्षेत्र। दिख रहा? आप जानते हैं कि जो ज्यादा क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन, संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन, संपीड़न। ये जो कम क्षेत्र है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, विरलन बोलते हैं। तो देखो
कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेसर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेसर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेसर रेयरफैक्शन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिखाएगा। जिसका उच्च क्षेत्र वाला है कॉम्प्रेशन, निम्न क्षेत्र रेयरफैक्शन, उच्च क्षेत्र कॉम्प्रेशन, निम्न क्षेत्र रेयरफैक्शन। उच्च क्षेत्र में जो ज्यादा घना है वो कॉम्प्रेशर है, जो कम घना है वो रेयरफैक्शन। इसी को कैसे दिखाया सो देखो, जो उच्च क्षेत्र एक कंप्रेशन है इसको उच्च से दिखाया, और जो कम क्षेत्र निम्न है उसको निम्न से दिखाया। तो ये कंप्रेशन को शो करा, ये रेयरफैक्शन को शो करा, ये कंप्रेशन को शो करा, ये रेयरफैक्शन को शो करा। और इसका औसत घनत्व याद क्या होगा, तो ऊपर और नीचे दोनों का एवरेज क्या होगा, बीच वाला। तो इसका औसत घनत्व याद ये बीच वाला क्या है, लाइन। अब सर, अब आपसे पूछ लेगा सर आवृत्ति क्या है, क्योंकि आवृत्ति ऊपर में दिया हुआ था। तो देखो समझो, ये यहां से जो ये एक चक्कर बनाता, शुरू किया जीरो से, पूरा गया, फिर वापस आया, पूरा गया। ये जो आप एक चक्कर देख रहे हैं, इसी एक चक्कर को चक्कर बोलते हैं। ठीक है, साइकिल बोलते हैं। लेकिन अगर वही ऐसा ऐसा चक्कर एक सेकंड में जितना हो, एक सेकंड में तय की गई कुल चक्करों की संख्या, एक सेकंड में तय की गई कुल चक्करों की संख्या क्या होगी, तो आवृत्ति होगी। एक सेकंड में इतने चक्कर लगा लेंगे उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ध्यान में रहेगा। और एक आवृत्ति को पूरा करने में, मतलब यहां से यहां तक चलने में, एक आवृत्ति को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको बोलते हैं आवर्त काल। ध्यान में रहेगा। आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ष, आवर्त काल का क्या होता है, टाइम पीरियड। इस एक चक्कर में महत्तम बिंदु ये है और ये इसका क्या है, जीरो। मतलब औसत वैल्यू से महत्तम वैल्यू तक की जो ये दूरी है इसी को ए यानी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखो यहाँ पे ए यानी एम्पलीट्यूड दिया है, और एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम। ये जो आप देख रहे हैं लगातार दो क्रेस्ट या फिर लगातार दो ट्रफ, इसको श्रृंग बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंग बोलते हैं। इसको गर्त बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गर्त बोला जाता। तो बोला है लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य लेम्डा बोलते हैं। लगातार दो गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ या लेम्डा बोला जाता है, दोनों एक ही बात। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसी को ये तस्वीर में दिखा रहा। ठीक है, क्या क्या कह रहा सो देखो, कह रहा है कि आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित हो रही है। ज्यादा आवृत्ति है मतलब ये जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए कि आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को एक सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की क्या है, आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो इसका माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलते रहता, हमने देखा था। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान के परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता, ऐसे। ठीक है, कह रहा यहां तक, ऐसे लेके यहां तक आया, ये नहीं यहां तक। कह रहा है एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी संख्या हुए उसको आवृत्ति कहते हैं। यदि हमें प्रति एकांक समय में अपने आसपास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। मतलब एक सेकंड में वो कितना बार साइकिल पूरा कर रहा, ये अगर मालूम चल जाएगा तो ये हमको मालूम चल जाएगा कि उसकी आवृत्ति कितनी है। क्योंकि एक सेकंड में कंप्लीट दोलनों की संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति। कह रहा है वीन, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू से प्रदर्शित किया जाता है किसको, आवृत्ति को। या इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, या एन से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है ऐसा मात्र क्या होता, हर्ट्ज होता। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने प्रकाशबद्ध प्रभाव का खोज किया। क्या दो क्रमागत संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे श्रम को आवर्त काल कहते हैं। क्या कह रहा है, सो देखो, कह रहा है
कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलयनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से निरूपित करते हैं। ऐसा मात्रक सेकेंड होता। आवर्त आवर्तकाल के बीच संबंध को कैसे? तो ये क्या होता है? एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। जो फ्रीक्वेंसी होता है एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे जो ये वी वेग नहीं है, ये न्यू आवृत्ति बोल रहा है कि इस प्रकार एक उच्च तारत्य की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न और विलयन की अधिक संख्या गुजरती है। ठीक है, क्या बोला सो देखो। इसमें क्या रहा है कि सर किसी ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम में चलती है और हमारे कान तक एक ही समय पर पहुंचती है। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती है, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है। तारतम्य इनमें से एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। कह रहा है किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, इसे तारतम्य कहते हैं। कह रहा है किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और इसका तारतम्य भी अधिकतम होता। इसी प्रकार जिसमें ध्वनि का भी तारतम्य कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है उसकी आवृत्ति भी क्या होती है? कम होती है। मतलब जो तारतम्य है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो तारतम्य है वो सीधा समानुपाती होता है किसका? तो आवृत्ति का। आवृत्ति बढ़ाएंगे तारतम्य बढ़ेगा और जितना ज्यादा तारतम्य होगा उसकी साउंड में मधुरता उतनी ज्यादा होगी। जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, उनके साउंड का जो तारतम्य है वो उच्च होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो तारतम्य अधिक होने से, तारतम्य नहीं आवृत्ति अधिक होने से क्या होगा? तारतम्य अधिक होगा और तारतम्य अधिक होने से वो उतना ज्यादा सॉफ्ट या मृदु हो जाएगा। जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं भिन्न भिन्न है। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न लक्षणों के कारण ही तारतम्य इनमें से एक अभिलाक्षणिक गुण है। कह रहा किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करती है उसे तारतम्य कहते हैं। किसी वस्तु का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही शीघ्रता होती है और उसका तारतम्य भी अधिक हो। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है उसकी आवृत्ति भी क्या होती है? कम होती है। जिसका तारतम्य अधिक उसकी आवृत्ति अधिक, जिसका तारतम्य कम उसकी आवृत्ति कम होती है। देखिए अब क्या कहता है, इसके आगे आते हैं। कह रहा है किसी ऑर्केस्ट्रा, गांव घर में खास करके बिहार यूपी में तो ऑर्केस्ट्रा से अच्छी तरीके से परिचित हैं लोग। ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय तक पहुंचते हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न हैं। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण होता है। तारतम्य तो इनमें से एक अभिलक्षण। मतलब ध्वनि तो एक ही समय पे उत्पन्न हुआ और हमारे कान तक भी पहुंचा, लेकिन वो दोनों ध्वनि अलग अलग सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा उसके तारतम्य के कारण। देखिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ज्यादा आवृत्ति होगा तो ज्यादा तारतम्य होगा और ज्यादा तारतम्य होगा तो ज्यादा मधुर होगा। जिस ध्वनि की आवृत्ति कम उसका तारतम्य कम और जिसका तारतम्य कम
वो उतना कठोर होगा, वो ध्वनि उतना कर्कश होगा। जैसे जो लड़के होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, या वयस्क व्यक्ति हो गया, उसके ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, जिसके कारण उसके आवाज में कर्कश होता। जबकि जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होती है, तारतम्य ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आवाज मधुर ज्यादा होता है। ना समझे? कम। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता, उसे तारतम्य कहते हैं। कह रहा है किसी स्रोत का कंपन जितने शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, और जिसका तारतम्य भी अधिक होता है। कह रहा है कि किसी स्रोत का कंपन जितने शीघ्रता से होता, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारतम्य भी उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया। कह रहा विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्ति के साथ कंपन करती हैं और भिन्न तारतम्य की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तु अलग अलग तारतम्य की ध्वनियां उत्पन्न करता है। इधर देखो जरा, उच्च तारतम्य की ध्वनि है और यह निम्न तारतम्य की ध्वनि। जा उच्च तारतम्य की ध्वनि है तो देखिए, अगर मैं इतना ही दूरी लूं, दोनों का दूरी समान कर लूं, तो देखो निम्न तारतम्य की ध्वनि में फ्रीक्वेंसी देखिए कम ही है, एक चक्कर दो चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, बहुत सारे चक्कर्स हैं तो ज्यादा। मतलब यहां पर उच्च तारतम्य है तो ज्यादा आवृत्ति है, देखो ज्यादा बार चक्कर लगा है, और यहां निम्न तारतम्य है तो ये कम बार चक्कर लगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आवृत्ति ज्यादा होगा तो तारतम्य अधिक होगा, आवृत्ति कम होगा तो तारतम्य कम होगा। ठीक है, क्या कह रहा सो देख। कह रहा है किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। तारतम्य समझ में आ गया, अब आयाम समझते हैं। आयाम किसको बोलते हैं? तो तरंग इस तरीके से विक्षोभ करता, तो अधिकतम जो विक्षोभ हुआ है, मूल जो औसत है उससे अधिकतम जो विक्षोभ हुआ है, ऊपर हो या नीचे, उसी दूरी को इसको बोला जाता है आयाम। आयाम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसे ए से निरूपित किया जाता है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। कह रहा ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं। करा उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होते जाता, इसलिए ज्यादा दूर लगता है तो हमें कम ध्वनि सुनाई देता, और पास में रहता है तो ज्यादा ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने से आयाम और प्रबलता जो है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होते जाता। कह रहा है कि प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आवृत्ति आकृतियां नीचे दी गई हैं। देखो क्या है आकृतियां, सो देखते हैं। जैसे ये दिया है, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। जैसे मृदु ध्वनि है तो इसका आयाम देखो कम है, ये प्रबल ध्वनि इसका देखिए आयाम कितना ज्यादा। इसी को तो आयाम बोलते हैं, इसी को तो आयाम बोलते हैं। तो प्रबल का ज्यादा होगा, मृदु का कम। प्रबलता जो होता है वो आयाम के स्क्वायर का सीधा समानुपाती होता। प्रबलता क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है किसके? आयाम के स्क्वायर का। आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगा। जिस ध्वनि का आयाम ज्यादा होता उसमें लाउडनेस उतना ज्यादा होता, और जितना ज्यादा लाउडनेस होगा वो उतना ज्यादा दूर तक ध्वनि जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जाएं ज्यादा होती है। आप जोर से बोलोगे ज्यादा दूर तक ध्वनि जाएगा क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा। कह रहा ध्वनि की यह गुणता टिम्बर वह अभिलक्षण है। एक गुणता है टिम्बर,
क्या है सो देखिए, ध्वनि की वह गुणता टिम्बर अभिलक्षण है जो हमें समान तारत और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता। टिम्बर एक मतलब टिम्बर एक क्वालिटी है, या फिर ध्वनि की गुणता को ही टिम्बर बोलते हैं। एक ऐसी क्वालिटी कि जैसे मान लेते हैं मैं इधर ऐसे खड़ा हूं और इधर पे दो लड़के पीछे मेरे पीछे खड़े हैं और दोनों कुछ कुछ बोल रहे हैं। दोनों ने कुछ प्यारा सा शब्द बोला, बाबू मैं आपसे प्यार करता हूं, दोनों ने बोला, लड़के लड़की कोई भी रहे, फिर भी मैं बता दूंगा। और दोनों ने सेम ध्वनि के साथ, सेम साउंड के साथ, सेम आवृत्ति, सेम तारत्व के साथ बोला, सेम प्रबलता के साथ बोला, मतलब लाउडनेस सेम है, सब कुछ सेम है। फिर भी मैं बोल दूंगा कि ये इसने बोला, ये इसने बोला, बिना देखे। तो बिना देखे सेम आवृत्ति और सेम प्रबलता की ध्वनि में जो अंतर स्पष्ट करता है उसी गुण को बोला जाता है गुणता या टिम्बर, या फिर इसी को बोलते हैं क्वालिटी। कह रहा है ध्वनि की यह गुणता टिम्बर वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एक आवृत्ति की ध्वनि है, एक आवृत्ति की ध्वनि है, एक जैसे एक आवृत्ति, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोन बोलते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलाता है? नोट। टोन और नोट, समझो, टोन और नोट, ये एकल आवृत्ति है। एक आवृत्ति, एकल आवृत्ति की ध्वनि जो होगी उसको बोलेंगे टोन, और बहुत सारे आवृत्ति मिलके जो मिश्रण बनेगा उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, उसको नोट बोलेंगे। कह रहा है कि क्या कह रहा है? सो देखो, कह रहा है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को नोट कहते हैं, स्वर कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होता है। शोर नॉइज कर्ण प्रिय नहीं होता, जबकि संगीत कर्ण प्रिय होता है। नॉइज किसी को अच्छा थोड़ी लगता, ठीक है, लेकिन संगीत कैसा होता है? कर्ण प्रिय होता है। ये देखिए, अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया छोटा सा, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल से पहले कुछ चीजें बता रहा। कह रहा है तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न और एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहता है। एकांक समय में, यूनिट टाइम में कोई तरंग एक जगह से दूसरी जगह दूरी तय करेगा तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग। और वेग बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे समय। वेग को v लिखेंगे, दूरी को लेमडा और टी को टी, तो v बराबर क्या होगा? लेमडा बाई टी। v बराबर लेमडा का लेमडा और 1/t लिखेंगे, तो v बराबर लेमडा का लेमडा और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को n लिख सकते हैं, तो v बराबर क्या हो गया? n इंटू लेमडा। कह रहा यही लेमडा ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है। यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है, तो एक फॉर्मूला क्या हो गया? v बराबर n लेमडा हो गया। क्या हो गया ये? v बराबर n लेमडा, ठीक है। ये वेग है, ये n नहीं, ये जो है ये वेग है, ये वेग को दर्शा रहा, ये वेग को दर्शा रहा, पहले बात समझिएगा, ये वेग को दर्शा रहा, और ये इसको न्यू बोलते हैं। न्यू बोलो या एन बोलो या एफ बोलिए, या आवृत्ति को दर्शा रहा है, एक ही बात। तो जो वेग होगा वो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के गुणनफल को बोला जाएगा। कह रहा है किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता। क्या बोल रहा? फिर समझे। कह रहा है किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर ही रहता, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ये इसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 2 किलो हर्ट्ज। अब 2 किलो हर्ट्ज है तो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज, तो 2 किलो में 2000 हर्ट्ज, और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर, तो लेमडा कितना दे दिया? 35 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.35 मीटर। बोलता है 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना दिया है? दूरी दे दिया है 1.5 किलोमीटर, मतलब 1500, मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया 1500 मीटर। अब क्या बोल रहा है? सो देखो, अब आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लेगा ये बताइए। समय बराबर क्या होता? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। मेरे को दूरी चाहिए, चाल चाहिए। दूरी मेरे को पता है 1500 मीटर, अरे बोलो, और चाल नहीं पता है, तो चाल निकालने का सूत्र हम जानते हैं, v इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। एन कितना है?
एन, फ्रीक्वेंसी को तो एन बोलते हैं, तो 2000 है। लेमडा कितना है 0.35, तो 0.35। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे जीरो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 35 दूनी 70, 1 शून्य और, तो 700 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये 700 मीटर पर सेकेंड, तो 700 से यहां डिवाइड कर दीजिएगा। तो बताइए, जब 700 से डिवाइड करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2.7 दूनी 14, 1, 7.1, तो 2.1 हो जाएगा। दिया कहीं है क्या, देखो 2.1 सेकेंड आ गया। यही चीज ना हमने आपको सॉल्व करके बताया, यहां पे इसने आपको न्यूमेरिकल बता दिया। तो इसी तरीके का रहता है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल दे देंगे फॉर्मूला बेस्ड। आ जाइए, कह रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे बोला जाता है, ध्वनि की तीव्रता किससे बोला जाता है, तो कह रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा 1, कह रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता और तीव्रता शब्द हम उपयोग कर लेते हैं कि ये, लेकिन ये अलग अलग है क्या। सो देखो, प्रबलता क्या है, ये आयाम पर निर्भर करता, और जितना ज्यादा जोर से बोलेंगे, कितना ज्यादा जोर से बोला गया या कम जोर से बोला गया, ये प्रबलता बताता। और तीव्रता जो है ये बताता है, तीव्रता जो है ये बताता है कि इकाई क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितनी, इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा क्या हुई, गुजरी, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं तीव्रता। तो तीव्रता अलग है और प्रबलता क्या है, अलग। तीव्रता जो है संवेदनशीलता की माप है। यदि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हमें एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। आ जाइए, क्या कह रहा, सो देखो यहां पे, देखो क्या कह रहा, ये कह रहा है कि प्रबलता ध्वनि के कानों के लिए ज्यादा संवेदनशील होता। ज्यादा संवेदनशील कौन होता, प्रबलता, लाउडनेस। जो प्रबलता हो ज्यादा संवेदनशील। यदि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, मतलब इकाई क्षेत्रफल पे समान ऊर्जा गुजर रहा है, ध्वनि ऊर्जा, फिर भी हम एक दूसरे को अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। एक अधिक प्रबल हो सकता है, एक कम प्रबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्रबलता जो है अधिक संवेदनशील होता है तीव्रता के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की अपनी कुछ ना कुछ चाल होगी, ध्वनि भी एक दूसरे का गमन करता है, तो चाल तो होगा। क्या होता है चाल, कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचारित होती है। किसी पटाखे या तरित के ध्वनि की गर्जन, प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। पटाखा अगर आपने जलाया तो पहले चमक दिखाई देता है, कुछ देर के बाद ध्वनि सुनाई देती है। अगर बिजली गरजता है तो चमकता है, तो चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। कह रहा ऐसा क्यों, क्योंकि चाल अलग अलग है भैया, प्रकाश की चाल ज्यादा है, ध्वनि की चाल कम है। कह रहा है इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। सही बात है, ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे संचरित होती है। ध्वनि की चाल क्या होगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम है। ज्यादा सघन माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होगा, कम सघन माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगा। कह रहा आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैस अवस्था की ओर जाते हैं, ध्वनि की चाल कम होती जाती है। जैसे ठोस से द्रव में जाएंगे ध्वनि की चाल घटेगा, द्रव से गैस में जाएंगे ध्वनि की चाल घटेगा। कह रहा है किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड है और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड। तो 0 पे 331, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है 331 मीटर पर सेकंड, जबकि वही 22 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा तो 344 मीटर पर सेकंड। तो जनरली पूछा जाता है कितना, तो 330 से 342-44 मीटर पर सेकंड इसका रेंज होता है ध्वनि की चाल। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ा देने से
अगर आपने माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता। अगर तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता और एग्जाम में पूछा भी जाता। ये देखो, ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, मतलब रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ। तो जब भी एग्जाम में अगर पूछ ले कि ध्वनि की चाल इस माध्यम में कितनी होती है तो साधारणतः यही बताना है, जब तक कि कोई टेम्परेचर की चर्चा ना करे। जब चर्चा ना करें इसका मतलब क्या हुआ, वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो सर्वाधिक चाल किस में होती है ध्वनि की, तो देखिएगा एल्युमिनियम में होता। उसके बाद निकेल में होता है 6040, स्टील में होता है 5960। उस तरीके से फर्दर घटते चलाता। समुद्री जल में होता है 1531 मीटर पर सेकेंड, जबकि आसुत जल में होता है 1498 मीटर पर सेकेंड। आसुत जल में होता मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर पर सेकेंड, जबकि समुद्री जल में चूंकि नमक होता है तो नमक के कारण उसका घनत्व बढ़ता है और घनत्व बढ़ने के कारण आप जानते हैं घनत्व बढ़ेगा चाल भी बढ़ेगा, तो चाल हो जाता है उसका कितना 1531 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन गैस में, तो 1284 मीटर पर सेकेंड। वायु में अगर पूछ लेगा तो 346 मीटर पर सेकेंड। तो रूम टेम्परेचर पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर पर सेकेंड। हीलियम में कितना होता है भाई? 965 मीटर पर सेकेंड, जबकि ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड। सल्फर डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कम होती है, घनत्व कम होता। ध्वनि की चाल एग्जाम में पूछा जाता है ना, ध्यान में रखेंगे। आइए अब आगे आते हैं। अब आते हैं ध्वनि बूम क्या। ध्वनि बूम बोले या व्हाट इज सोनिक बूम बोले, क्या बोल दे? सोनिक बूम बोले तो क्या समझना है? सो देखो, कह रहा है जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता, जब कोई भी पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता। परा मतलब ज्यादा। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता। गोलियां, जेट वायुयान आदि प्रायः पराध्वनिक चाल से ही चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो यह वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करते हैं, बहुत वाइब्रेशन क्रिएट करता। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है, यहां तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। इतना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। आपने ये हो गया क्या आपका ध्वनि बूम। अच्छा, साउंड में ऊर्जा होती है, ये इसको आप ऐसे भी कभी जब डीजे जो बजता है तो डीजे के पास जाके खड़े होइए, बहुत ज्यादा धक 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 करने, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा क्रिएट करता। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ध्वनि का परावर्तन, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तरीके से ध्वनि का ही परावर्तन होता। प्रकाश का परावर्तन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से ध्वनि का ही परावर्तन होता। ठीक है, कैसे होता आइए देखते हैं। कह रहा है किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबर की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। कोई दीवार है, उस पर हमने क्या किया, रबर की गेंद को मारा तो वापस टकरा कर आता है, उसी तरीके से ध्वनि भी किसी सतह से जाके टकरा के वापस आती है। बोला कि प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है। परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिसका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं कि आने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण और आने वाले बिंदु पर जो डाला गया लंब अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता पढ़ा है, उस तरीके से ये भी रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे।
बोल रहा है परावर्तक सतह पर खींचे गए विलंब तथा ध्वनि के आपतन कोण की दिशा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों दिशाएं एक ही तल में होती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है और चाहे पॉलिश किया हुआ हो या खुरदुरा, लेकिन बड़ा आकार का होना चाहिए। एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल होना चाहिए जो ध्वनि को क्या करे, परावर्तित करे। ठीक है, चलो लीजिए एक क्रियाकलाप बोल रहा है, किसी के लिए ध्वनि के परावर्तन को समझने के लिए एक क्रियाकलाप बोला करने को। आइए करते हैं। कह रहा है चित्र 12.11 की भांति दो एक ऐसे पाइप लीजिए, दो एक जैसे पाइप लीजिए, आपके सामने लिया गया। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए चार्ट पेपर की लंबाई के बराबर। देखिए यहाँ पे एक घड़ी लगाया गया और यहाँ कान लगाया गया। ठीक है, इस पाइप से ये ध्वनि इस घड़ी के माध्यम से, ये देखो ये घड़ी है, घड़ी टिक 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 करता होगा और यहाँ पाइप लगा हुआ तो साउंड यहाँ तक करा और रिफ्लेक्ट होकर साउंड इस दूसरे पाइप में यहाँ पे कान लगाया और आपने सुना है। ये चीज इससे क्या साबित होगा, इससे ये साबित होगा कि ध्वनि क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, ध्वनि का भी परावर्तन होता, वही चीजें ये कहना चाह रहा। ये लंबे चौड़े कहानी का मतलब वही है कि जिस कोण से ध्वनि आएगा उसी कोण से परावर्तित होगा और ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, और चूंकि ध्वनि का परावर्तन होता है तो उसी कॉन्सेप्ट पे एक चीज आता है जिसको प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। तो इको का जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछेगा, प्रतिध्वनि किस नियम का पालन करते हैं, तो ध्वनि के परावर्तन के नियम का। बोल रहा है किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं तथा ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाला इस ध्वनि को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे हमने कुछ बोला, ये मूल ध्वनि है, किसी सतह से बड़ी सतह से कुछ दूरी पर जाकर टकराएगा और टकरा के फिर हमको ध्वनि सुनाई देगा। तो जो दोबारा ध्वनि सुनाई देगा उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। मूल ध्वनि और जो टकरा कर वापस आया वही जो पहले हमने बोला था उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। बोला हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान ले तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। क्या बोल रहा है ये, और एग्जाम में पूछेगा, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता। ये बोल रहा है कि कोई भी ध्वनि हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड में रहता। मतलब हमने जो बात बोला और जो बात टकरा कर वापस आएगा, क्या बोल रहा है सो समझिए। कह रहा है कि ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। मतलब हमने जो ध्वनि बोला, अब यहां से टाइम कैलकुलेट किया, बोला टाइम कैलकुलेट हुआ, अब गया ध्वनि फिर वापस आया, तो वापस दोबारा आया तो कुछ तो समय लगा होगा। तो हमने जो बोला, ध्वनि जो हमारे पास आया, उस दोनों अंतराल के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होगा, तो हमको स्पष्ट रूप से वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नहीं तो हेलो 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 होते रहेगा, क्या बोला जा रहा पता नहीं चलेगा, मतलब साउंड प्रॉपर नहीं आएगा। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड 34.4 मीटर होना चाहिए। तो मतलब जाने और आने का समय 34.4 मीटर हुआ, तो कुल दूरी कितना हुआ, तो जाने आने का जोड़ दिया 34.4, तो आधा करेंगे तो 17.2 मीटर। ये कैसे निकला, तो भैया हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। चाल कितना 344 मीटर पर सेकंड, समय कितना है, देखो दूरी बराबर क्या होता, दूरी बराबर होता है भैया समय गुणे चाल। समय गुणे क्या होता है, चाल। समय कितना लगा 0.1 सेकंड, चाल कितना है 344, तो कितना हो गया 34.4 मीटर। तो ये तो जाने और आने का है 34.4, तो सिर्फ मतलब तो सिर्फ दूरी कितना है, इसका आधा, आधा मतलब 17.2 मीटर। एग्जाम में पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि के मतलब सुनाई देने के लिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि वायु के
क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में ही परिवर्तन होता है, और हमने बताया अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होता है, बढ़ जाता। कर अब बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि भी सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि के बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। आइए अब हम समझते हैं अनुरणन ये क्या है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, इसको बोला जाता है रिवर्बरेशन। ठीक है, ये क्या है सो समझो। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। किसी हॉल में आज आप बोलेंगे, ऑडिटोरियम में बोलेंगे, तो बहुत सारा ये सरफेस होता है, सतह होता है, दीवार होता है, जिससे ध्वनि टकराकर इधर उधर बार बार बनी रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो वही बोल रहा है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता। आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया अनुरणन किसको बोलते हैं, तो जो बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है उस पूरे ऑडिटोरियम में, उसको बोलते हैं अनुरणन। कह रहा है किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यधिक अवांछनीय है। बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, अनुरणन नहीं होना चाहिए, बार बार साउंड जो है रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, साउंड प्रॉपर सुनाई ही नहीं देगा। इसलिए क्या कर देते हैं, उसकी दीवारों को खुरदुरा बनाया जाता है, कारपेट बिछा दिया जाता है, क्योंकि खुरदुरा कारपेट ये सब क्या एक्स्ट्रा जो ध्वनि है उसको अवशोषित कर लेता है, तो हमको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। क्या है सो देखो, अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता। जो सीट जैसा ध्वनि जितना ज्यादा ध्वनि को अवशोषित कर लेगा वैसे वाले सीट लगाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर समझ में आया क्या। प्रतिध्वनि है कि हमने जो बोला साउंड रिफ्लेक्टर का हमारे पास आ गया, एक बार परावर्तन हुआ प्रतिध्वनि हो गया। लेकिन वही परावर्तन बारंबार परावर्तन हो गया किसी एक सतह पर, मतलब किसी एक बंद क्षेत्र पर, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं। जो कमरे रूम वगैरह सब है ऑडिटोरियम है उसमें क्या होता है, अनुरणन होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अनुरणन होना भी अच्छी बात नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते। कह रहे एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता और इसका प्रतिध्वनि उसको 2 सेकंड के बाद सुनाई देता। मतलब हम ताली यहां से बजाया, साउंड गया, फिर रिफ्लेक्ट आ गया, तो 2 सेकंड। तो जितना देर जाने में लगेगा उतना देर आने में लगेगा। तो 2 सेकंड जाने आने में है, तो जाने में कितना, 1 सेकंड। जाने में कितना लगा, 1 सेकंड, मतलब जाने का टाइम हो गया 1 सेकंड। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है, चाल कितना है, 346 मीटर पर सेकंड, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी है। तो भैया दूरी कैसा होता है, समय गुने चाल, तो समय गुने चाल 346 को 100 गुना करेंगे 346 मीटर हो जाएगा, बात खत्म हो गया। यही चीज यहाँ पे किया है, ये अपने तरीके से किया है। 346 है तो 300, एक मिनट, हाँ 346 मीटर पर सेकंड है, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 346 गुणे 6 दूनी 12। 2 सेकंड में कह रहा है 2 सेकंड में ध्वनि चट्टान तक मनुष्य के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाएगी। अतः चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी इतना का आधा, 12 में से 2 क्या 6, 346 हो गया। यहाँ पे 342 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा 346 मीटर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 346 मीटर ही होगा। ठीक है, 346 मीटर ही आंसर होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया एनसीईआरटी में। आ जाइए अब आ जाते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन को समझते हैं। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन रहता, कोई प्रतिध्वनि 30 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, मतलब बोला और आया 3 सेकंड के बाद, तो जाने में 1.5 सेकंड लगा होगा, तो टाइम कितना हो गया, 1.5 सेकंड, मतलब उसका हमने आधा कर लिया। ध्वनि की चाल है 342 पर सेकंड, वेग कितना है 342 मीटर पर सेकंड, तो दूरी कितना होगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। इस दोनों गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, दूरी। अब आते हैं इसके आगे, कह रहा है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, जो ध्वनि बार बार परावर्तित होता है, इसके इको या रिवर्बरेशन, ये सब का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहला, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न,
तूर्य अथवा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। ठीक है, सभी दिशाओं में फैले बिना किसी एक दिशा में जाए। जैसे कि ऐसा मेगाफोन हो गया, बोला जाता है इसमें कि आप लोग अंडर अरेस्ट हो गए हैं, मतलब चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, आप इधर उधर भागने का प्रयास करेंगे तो सीधे शूट सेट साइड का ऑर्डर दे देंगे। ये सब जो बोला जाता है ये मेगाफोन हो गया। मेगाफोन, हॉर्न बजाया जाता है गाड़ी चलाते टाइम, तो ये एक दिशा में ध्वनि जाती है, बहुत ज्यादा इधर उधर छिद्रित नहीं होता। कह रहा है कि इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता। ठीक है, चलो अब आपसे पूछ लेगा स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न कौन चीज, स्टेथोस्कोप क्या कहते हैं, इसको आला बोलते हैं, डॉक्टर रखते हैं ना, होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता। बोला स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। और यही क्या है स्टेथोस्कोप, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे दिल के पास रखकर आपके दिल के धड़कन की गति सुनती है। नहीं, यह स्टेथोस्कोप बार बार परावर्तन होता है जिससे यह इनको सुनाई देता है ध्वनि। डॉक्टर साहब आ जाओ। कह रहा कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष और सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, ऐसे 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 कि पूरे में फैल जाए। कह रहा है कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए और जो हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबको ध्वनि सुनाई दे। देखो यहाँ पे दिया गया सम्मेलन के कक्ष के वक्राकार दीवारें ऐसी होती है, इधर से ध्वनि गया इधर चला गया, इधर से गया इधर चला गया, इधर से गया इधर चला गया, इधर से गया परावर्तित होकर इधर चला गया। तो मतलब हर रो में बैठे हुए व्यक्ति को ध्वनि लगभग प्रॉपर तरीके से सुनाई दे, इसलिए इसको बनाया जाता है कर्व वक्राकार। कोई भी ऑडिटोरियम देखेंगे आप, कोई भी कंसर्ट हॉल देखेंगे आप, इसी तरह का होता। कंसर्ट हॉल की जो छतें होती हैं वक्राकार क्यों बनाई जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक परावर्तन हो सके और हर कोने में साउंड जा सके। कह रहा बड़े एक हॉल में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि पट, ठीक है, तो जैसे क्या यहाँ ध्वनि स्रोत है, यहाँ से ध्वनि आया उधर चला गया, ध्वनि आया इधर चला गया, ध्वनि आया इधर चला गया, ध्वनि आया गया, ध्वनि आया गया, ध्वनि आया गया। तो जहां पे भी जितने लोग बैठे हुए हैं सबको ध्वनि प्रॉपर तरीके से क्या होती है, सुनाई दे, इसी के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा, आंसर हो गया। अब आते हैं ध्वनि का जो परिसर है, मतलब रेंज है सुनने का, वो क्या है, कितना। कह रहा है श्रव्यता का परिसर। कह रहा हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। कह रहा हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता। कह रहा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो हम लोग मानव वगैरह हैं, वगैरह क्या मानव ही है भाई तो ये ध्वनि को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे, बहुत सेंसिटिव होता है, उसके पास गुजरोगे सोया हुआ था तुरंत जग जाता, क्योंकि वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकता है। कुछ कुत्ते वगैरह होते हैं वो भी सुन जाते हैं, कुछ जंतु कुत्ते हो गए, 5 साल के आयु के बच्चे हो गए, ये 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते हैं। तो जैसे जैसे आवृत्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो कम आवृत्ति होते जाएगा, मतलब वो कम अब सुनने लगेगा। उम्र बढ़ने के बाद सुनाई ऐसे भी कम देता। कह रहा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को भी सुन पाते हैं। लोलक जैसे कंपन करता है वो बहुत कम हर्ट्ज का कंपन करता है, 20 हर्ट्ज से भी कम, लेकिन हम उतना को नहीं सुन पाते हैं। कह रहा है कि राइनोसेरस, जिसको गैंडा बोलते हैं, बड़ा हाथी जैसा होता है जानवर, आपने देखा होगा,
5 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर लेता है, अपने अपने में गुचू पुचू कर लेता, बात कर लेता, समझता है। व्हेल हो गया, हाथी हो गया, ये सब भी अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह अपश्रव्य ध्वनि सुनाई दे देता है, समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ हलचल हुआ है। कह रहा है कि प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति के अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधानी कर देती है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइस जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासाउंड। कुछ प्रजाति के सल्वों, मॉथ्स के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सल्व चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा लेते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। चूहे वगैरह भी खेलते वेलते रहते हैं, कूदते फांदते देखते हो, ये सब क्या पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि कौन सा होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को पराध्वनि बोला जाता है। कह रहा है श्रवण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। श्रवण में जो सहायक होती है उसको युक्ति, उसको बोलते हैं श्रवण सहायक युक्ति। यह बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। क्या क्या होता है तो समझो। कान में लगाते हैं, बहुत छोटा सा होता। क्या ये माइक्रोफोन होता है, एक एम्पलीफायर होता है, स्पीकर होता। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि माइक्रोफोन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता, बढ़ा देता। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगे कान के डायफ्राम पर आपतित होती है और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। तो ध्वनि साफ सुनाई देने के लिए 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो भैया इसमें होता है माइक्रोफोन, और क्या होता है? एम्पलीफायर और स्पीकर होता। कह रहा है कि पराध्वनि के अनुप्रयोग, अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहां कहां करते हैं? आइए कहां करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता। पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की ध्वनियां, कितने? 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि। बोला पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। भ्रूण की जांच करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। आपके शरीर के अंदर किसी दोष का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे मशीन के पार्ट जो बहुत महीन महीन होते हैं वहां पे भी। सर्पिलाकार नली हो गया, विषम आकार के पुर्जे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो धूल के कण ये सब जो है ना वो अलग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये किसके कारण? तो इसे अल्ट्रासाउंड के कारण। बोला अल्ट्रासाउंड का उपयोग धातु के ब्लॉक को पिंडों की दरारों और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड भेजा गया, अगर ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर आ गया मतलब समझें कि दरार नहीं है, और रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, निकल गया, जितना हमने भेजा उतना रिफ्लेक्ट होकर नहीं आया, निकल गया बहुत सारा, तो सोचेंगे कि कहीं ना कहीं दरार है। बोला है धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। क्या होता है? पराध्वनि तरंगे क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है और दोष की उपस्थिति का पता लगाता। ठीक है। कह रहा पराध्वनि धातु के दोषयुक्त स्थान से
क्या होते हैं? परावर्तित। दोष युक्त, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ भी दोष है, टूटा फूटा है, कुछ भी है, तो साउंड जाएगा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है सो देखो। इसमें कह रहा है कि साधारण ध्वनि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है दोषयुक्त स्थान के कोनों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, साधारण ध्वनि। लेकिन पराध्वनि जो है ना वो परावर्तित होता। बोला पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से प्रभावित कराकर हृदय तक का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ईसीजी किसकी जांच के लिए? हृदय की जांच के लिए। और एक होता है ईईजी, ईईजी वो मस्तिष्क के लिए होता। ईईजी किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। ये यहां पे देखते हैं, कह रहा पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता। यह संसूचक को शरीर की असामान्यताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद, ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। समझे? कह रहा इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर तथा प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता। हमने बता दिया ये सब बात। ठीक है, तो ये सब पराध्वनि का अल्ट्रासाउंड का बहुत उपयोग है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी मतलब किडनी स्टोन हो गया कि बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी पहले ऑपरेशन करके निकाला जाता पथरी को। अगर वो छोटा छोटा है तो बाहर मतलब ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड से पराध्वनि का प्रयोग करके उसको तोड़कर बाहर निकाल देकर बाद में मूत्र के साथ क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। किडनी स्टोन को अलग कर दिया जाता, तोड़ दिया जाता। ये सब क्या उपयोग। एक अलग से उपयोग है सोनार। क्या सो समझो, सोनार शब्द साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दशा, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में भांति लगाया जाता। इसमें कैसे लगाया जाता है? चित्र में दर्शाया गया, देखो। कह रहा प्रेषित द्वारा प्रेषित की गई तथा संसूचक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनियां, मतलब यहां से ध्वनि को भेजा गया, कहीं ये है कुछ भी समुद्र तल है कुछ भी, वहां से टकराकर ऊपर चला गया तो संसूचक लगा हुआ तो पता चलेगा कि कितना देर में टकरा के आया। और हमको पता है कि समुद्र में चाल कितनी होती है, तो कितना देर में टकरा के आ गया, कितनी चाल है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, दूरी निकल जाएगा। तो ये जो सतह है कितना गहरा है, कितना दूर पे क्या है, ये पता चल जाता। जितना जितना ज्यादा हमने अल्ट्रासाउंड भेजा वो कितना परावर्तित हो रहा, उससे उसके आकार का ही पता चलता है। पता चलता है कि कितना विशाल पिंड है आगे या कम छोटा पिंड है। कर आप प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न और प्रेषित करता। ये तरंगे जल में चलती है और समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है। मान लीजिए कि पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t सेकंड है और समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है, तब उस सतह से पिंड की दूरी कितनी होगी? 2d होगी। क्यों? क्योंकि वो जो समय लिया गया जाने और आने का था तो 2d बराबर v इंटू टी हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया? तो उपरोक्त विधि को प्रतिध्वनिक पराश कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने, जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, पलावी, बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है सोनार का उपयोग। ठीक है, तो ये सब सोनार का उपयोग है। एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। कहते हैं एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है, समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संशोधित की जाती है। तो 3.42 सेकंड के पश्चात, तो जाने और आने का टाइम दिया था, सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा आप जानते हैं, इसका हम आधा कर देते हैं। और चाल कितना? 1531। इसको गुणा करेंगे अपने आप आ जाएगा क्या होता है उसका कौन चीज? दूरी।
बस ऐसे कैलकुलेट कर लेना। नहीं, आ जाओ आगे, क्या आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जैसा कि पहले वर्णन किया गया, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहां पर है और यह किस प्रकार का है। पर्पवाइज मछलियां भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करते हैं। पर्पवाइज क्या एक प्रकार का मछली है, यह क्या है, चमगादड़ है। ये क्या हुआ, ध्वनि तरंग को यहां से उत्पन्न किया, पराध्वनि को गया, कीट है तो उसे टकरा कर वापस आ जाएगा। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी प्राकृतिक संसूचक है, पता चल जाएगा अच्छा कितना देर में हम पहले बोले थे, कितना देर बाद आया है, उससे वो दूरी कैलकुलेट कर लेता। तो सर मैथमेटिक्स उसको आता है क्या? नहीं भाई, ये प्राकृतिक रूप से इनबिल्ड है, भगवान ने इनबिल्ड कर दिया है। वो एक गणना अपने हिसाब से कर लेता है, उसके आकार, उसकी दूरी कहां पर है वो उसका पता लगा लेता। ये था पराध्वनि के उपयोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जितने भी उपयोग दिए गए हैं सभी उपयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए मानव कर्ण की संरचना के बारे में जानते हैं, ह्यूमन ईयर के बारे में। क्या हम कैसे सुनते हैं? हम एक अंति संवेदी युक्ति जैसे कान कर्ण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आकृतियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के बारे में हम आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे ध्वनि आती है तो ये ध्वनि ऊर्जा विद्युत संकेत में कन्वर्ट होता है और हमको सुनाई देता है, समझ में आता। लेकिन आइए इसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा मानव कान के श्रवण भाग हैं, ये 3 भागे बटा हुआ होता है, एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण और एक अंतःकर्ण। तो पूछा कितने? तो 3। बोलेगा सबसे बाहरी भाग को कर्ण पल्लव या इसी को पिन्ना बोलते, एग्जाम में पूछा जाता कि सबसे बाहरी भाग जो बाहर से दिखता, जैसे ये वाला हिस्सा बाहर से दिख रहा, जो ध्वनि को एकत्रित करता है। इसी में ना बहुत सारा ध्वनि, यहाँ पर ध्वनि है और इस कान के इस छेद में अंदर जाता, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव या पिन्ना बोलते हैं। ये अंदरूनी भाग, सॉरी ये सबसे बाहरी भाग, ठीक है। अब क्या है, फिर बाहरी भाग के बाद यहां पे अंदर में क्या होता, यहां से ध्वनि आया, पूरा ध्वनि इस तरीके से, इस तरीके से इसमें ध्वनि आया, इसको बोलते हैं क्या? श्रवण नलिका। जिससे ध्वनि जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रवण नलिका बोला जाता है, श्रवण नलिका। और यहां पे कर्णपट होता, जहां पे ध्वनि आता है और क्या करता है, उस पर बम्बार्डिंग टाइप का करता, मतलब उस पर ध्वनि का प्रहार होता, ध्वनि ऊर्जा का प्रहार होता, जो वाइब्रेशन क्रिएट करता। और वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद आगे यहां पर क्या होता है, मुग्धरक, निहाई और वलयक, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। हैमर होते हैं, स्टेपिज हड्डी जो होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। एंगल जो होता है सबसे छोटी हड्डी मतलब होती है, तो ये हैमर, आइए बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है और श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है और इस कर्णपटह कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां होती हैं। मुग्धरक मतलब हैमर जैसा होता है, ठीक है, हथौड़ा जैसा, आकार के कारण ऐसा नाम दे दिया। निहाय और वलयक, स्टिरअप, ये सबसे छोटी हड्डी यही होती है। कह रहा है इन कंपनों को कई गुना तक बढ़ा देती है ये सभी। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता। आंतरिक कर्ण जो होता है
कह रहा आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त होते हैं द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है, समझ पाता। ठीक है, तो ये ध्वनि के कान के भाग थे। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे गमन करता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्वनि का एक प्राश क्या होता है, व्यक्ति किस किस रेंज को सुन सकता है। ठीक है, अल्ट्रा साउंड किसको बोलते हैं, इंफ्रासाउंड किसको बोलते हैं, ये सब हमने देखा। फिर देखा कि अल्ट्रासाउंड के क्या उपयोग हैं, फिर मानव नेत्र हमने देखा। अब मानव कर्ण हमने देखा कि क्या फॉर्मूला होता है, तो T बराबर 1/f होता है, F बराबर 1/T होता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा V इज इक्वल टू N इंटू लेमडा होता है, ये हमने देखा। हमने इसको न्यू बोलते हैं, इसी को N बोलते हैं, इसी को F बोलते हैं, ये हमने देखा। ये हमने देखा कि पराध्वनि क्या होता है, ध्वनि गया टकरा कर होकर वापस आ गया उसको पराध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं, तो जो ध्वनि वापस दोबारा हमको सुनाई देता है उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। फिर हमने देखा अनुरणन किसको बोलते हैं, तो बार 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 प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, बारंबार प्रावर्तन होगा, उसको बोलेंगे अनुरण बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। इस चैप्टर को हमने थोड़ा रफ्तार के साथ बताया आपके समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, दोबारा आपको ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।